एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे करने वाले हैं, निबंध करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण पर, वीमेन एम्पावरमेंट पर। ठीक है, तो देखो सामने एक कोटेशन दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया कोटेशन है, महात्मा गांधी का है, हमारे जो फादर ऑफ नेशन थे। उन्होंने क्या बोला है कि आई हैव ब्राउट द इंडियन वीमेन आउट ऑफ द किचन, इट इज़ अप टू यू। हम पर है, वीमेन एक्टिविस्ट पर है, हमारे सोसाइटी पर है कि वो वापस ना जाए फिर किचन में। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोटेशन है, इसको आप स्टार्टिंग में ही आप कोट कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें कोटेशंस, केस स्टडी, ये सब लिखना चाहिए जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा। वो वीडियो क्लिप को देखिए, और जस्ट ही वो क्लिप अभी जस्ट का इंसिडेंट है, होली के समय का। ठीक है ना, फिर आप बताइए उस क्लिप के बारे में। अच्छा, तो आपने क्लिप देख लिया होगा। अब क्लिप में क्या बताया गया है कि एक फॉरेनर लड़की है, उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, मोलेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों? होली के नाम पर। होली आपको पता है कि बहुत अच्छा फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो एम्पावरमेंट कहाँ करेंगे? एक साथ हम एम्पावरमेंट का बात करते हैं, और वहीं सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पैट्रियार्की सोच है, सुपीरियरिटी सोच है कि औरत नीचे होती है, कमज़ोर होती है, हम ऊपर होते हैं, हम लोग सुपीरियर हैं, एक काम कैसे चलेगा? तो महात्मा गांधी का जो कोटेशन का मतलब यही था ना कि हमने तो अपना काम कर दिया, क्या आप अपना काम कर रहे हो? जो ऊपर कोटेशन दिखे हैं उसमें क्या महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि हमने काम कर दिया। महात्मा गांधी कैसे काम किए? वो जब फ्रीडम स्ट्रगल में आए थे, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उन्होंने क्या किया था कि जो औरत है, वीमेन है, उनको मेन स्ट्रीम पर लाया था। आपको पता होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। ये सब मूवमेंट में औरतों का पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक था। तो कोटेशन का मतलब यही है कि हमने तो कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो यार? आप होली में मोलेस्टेशन कर रहे हो, बहुत सारे केसेस रेप के आए हुए हैं, हाथरस केस के बारे में आप देख सकते हो। तो ये अब हम पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते हैं कि एम्पावरमेंट करना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जब तक हमारा साथ नहीं होगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम्पल शुरू में ही दे दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। हरियाणा का केस स्टडी है। देखो, हरियाणा में 2-3 साल पहले हरियाणा सरकार ने क्या बोला था कि अगर आप पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, पंचायत जो हमारे यहाँ मुखिया उखिया होता है, तो पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपके पास कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वहाँ का एक ज़िला है झज्जर, वहाँ का एक जगह है बहादुरगढ़। ठीक है, तो बहादुरगढ़ में क्या हुआ दोस्तों कि आपको पता होगा कि हरियाणा के सेक्स रेशियो है ना, बहुत ही कम है। वीमेन को पढ़ने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन वीमेन को ज़्यादा पढ़ने का उसमें माहौल था नहीं। खासकर जो 90s की वुमेन है, 80s की वुमेन है, उनको अभी तो थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं हरियाणा के, लेकिन उस समय ऐसा था। तो क्या हुआ कि वहाँ एक लेडी थी, उन्होंने क्या करा, अब उसको सरपंच का चुनाव लड़ना था, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सक्षम नहीं थी, 10वीं पास नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा कि उनके घर वाले ने उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने क्या किया, 10th का पढ़ाई किया, 10th पास किया, फिर सरपंच का चुनाव लड़ा और उसको जीत भी गई, और वहाँ के विकास में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है। तो कहावत यही है, केस स्टडी का मतलब यही निकला कि अगर आप वीमेन को एम्पावर करते हो, उनको एम्पावर करते हो, आगे बढ़ाओगे, तो आपसे अच्छा एक डाटा, एक सर्वे है कि वो जो मेल है ना, उससे अच्छा काम करेगी। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या बोलता है? नीति आयोग का रिपोर्ट अगर देखोगे तो क्या बोलता है
कि अगर वीमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़ जाए, जो काम होते इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में अगर बढ़ जाता है, तो हमारा जीडीपी जो है ना दोस्तों, वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पावर है वीमेन का। वीमेन क्या है? दुर्गा है। हम क्यों बोलते हैं? आप अपने मम्मी पापा का नाम, मम्मी का नाम देखे होंगे तो मम्मी के नाम में देवी लगा हुआ है। सोचिए देवी क्यों लगता है? आपके नाम में देवी क्यों नहीं लग जाता है? देवी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वीमेन को हम भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं, ठीक है ना। दुर्गा से कंपेयर करते हैं। भारत माता क्यों बोलते हैं? भारत पिता क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि हम लोग भारत माता के संतान हैं, और वही माँ जो हमारी होती है वो क्या है? देवी है। तो एक जगह पर हम देवी बोल रहे हैं, एक जगह पर उनको सप्रेस कर रहे हैं, तो कैसे इम्पावरमेंट होगा? तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको देना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब आइए हम थोड़ा ऐसे के देखते हैं कि किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। हम इसको पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे, कैसे एंशिएंट से लेके मेडाइवल से लेके मॉडर्न तक चेंजेस हुआ, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या कंडीशन रहा और अभी क्या कंडीशंस चल रहा है, ठीक है। तो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। अब देखो एम्पावरमेंट जो होता है ना, सशक्तिकरण होता है ना, इसको अगर सही से मतलब देखोगे ना, तो पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, पावर एंड ऑथोरिटी को डिसेंट्रलाइज करना है। मतलब क्या है कि हम ऊपर सबसे हेड बैठे हुए हैं, तो हम आपको पावर दे देंगे कि ले भाई अब तुम जो करना है करो। अगर हम सेंटर से पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, जैसे पंचायती राज में क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि लोकल लोगों को पता लग रहा है कि भाई लोकल प्रॉब्लम क्या है, वो तो प्रधानमंत्री पर बैठ के तो पता लगा नहीं सकता। इसीलिए एम्पावरमेंट मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप वीमेन को हक दो, पावर दो, ऑथोरिटी दो। अब जो दोगे तो क्या करेंगी? वो पार्टिसिपेट करेंगी। जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वीमेन, वो क्या होगा? उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। अब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना किसी भी चीज़ में, जैसे एक एग्जांपल में बहादुरगढ़ वाला एग्जांपल दिया है ना, इसको आप कैसे स्टडी में डाल सकते हो, स्टार्ट में लिख सकते हो। तो जब पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा ना, तो उनको चॉइस, वो क्या करेंगी? फ्री डिसीजन ले पाएंगी, और उनका पोटेंशियल रियलाइज़ होगा कि भाई मेरे अंदर में इतना क्षमता है, इतना दम है। इसलिए बोला जाता है कि एम्पावरमेंट करोगे ना, दैट मीन्स गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस। मतलब आप क्या कर रहे हो? किसी को पूरा पावर दे रहे हो, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हो। अगर एक वीमेन जो है ना, अगर पावरफुल हो जाए, कैपेसिटी उनका बढ़ जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ उनका जनरेशन ही नहीं, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, इफ़ यू टीच अ मैन, ठीक है, इफ़ यू टीच अ मैन, यू टीच अ मैन, यू टीच अ वीमेन, यू टीच अ जनरेशन, ठीक है। मतलब कोई एक मैन को अगर आप पढ़ा रहे हो तो सिर्फ उसको पढ़ा रहे हो, लेकिन कोई एक औरत को पढ़ा रहे हो आप, तो सिर्फ औरत को नहीं पढ़ा रहे हो, उसके पूरे जनरेशन को पढ़ा रहे हो। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि वीमेन इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ हर चाइल्ड, सॉरी। वीमेन क्या होती है कि अपने बच्चे का पहला टीचर होती है, ठीक है। तो एक कोटेशन को भी आप यूज कर सकते हैं कि यू टीच अ मैन, यू टीच अ मैन, यू टीच अ वीमेन, यू टीच अ जनरेशन, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो होने लगा है, लेकिन अगर हम देखेंगे सोसाइटी को, तो हमारी सोसाइटी के दो हाथ है, एक है मेन, एक है वीमेन, ठीक है ना, हमारे समाज के। और हमारा जो सोशल सेटअप है ना, वो क्या है? पैट्रियार्कल है। वीमेन को हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड सेक्स समझते हैं। उनको घर में रहना है, बर्तन धोना है, खाना पकाना है, बच्चे पैदा करने हैं, और उनको क्या करना है? अपने मर्द पर, अपने किसी पर डिपेंडेंट रहना है, ठीक है ना। तो ऐसा सोच है, तो इसी सोच को हमें बदलना है। अब इस सोच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावर मतलब क्या है? कि उनको पावर देना पड़ेगा कि तुम भी पार्टिसिपेट करो सोसाइटी में, समाज में, ठीक है। तो दैट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। अब हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के समय में, उस समय क्या कंडीशन था वीमेन का, कैसे कैसे चेंज हुआ एम्पावरमेंट में, कैसे क्या। अब देखो एंशिएंट जो देखा है ना, काफ़ी उसका कंडीशन ऑफ वीमेन काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे अगर आप कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो पढ़े होंगे, लोपामुद्रा के बारे में, मैत्री के बारे में, गार्गी के बारे में। ये सब इंटेलेक्चुअल थी जो एंशिएंट हिस्ट्री के समय में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी थी सोसाइटी के बारे में, ठीक है ना। और उस समय हम लोग पूछते भी थे। अब देखो योनि पूजन होता था, लिंग पूजन होता था, लिंग। अब शिवलिंग मतलब क्या? शिवलिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब क्या होता है? पेनिस होता है।
डेट मीन्स क्या है कि हमारा जो उत्पत्ति हुआ है वो क्या है, शिव से हुआ है। शिवलिंग, इस लिंग को पूजते हैं। योनि का भी पूजन होता था हमारा, अभी भी मतलब उस समय होता था। अब क्यों? क्योंकि माना जाता था कि उन्हीं के कारण हम लोग पैदा हुए हैं। तो वीमन को देवी कंसिडर करते थे, क्योंकि वो प्रोजिनेटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब संसार में जो भी कुछ आया है वो देवी की वजह से ही आया है। ठीक है। तो उस समय एंशियंट हिस्ट्री के समय में, एंशियंट टाइम के समय में काफ़ी अच्छा कंडीशन था वीमन का। लेकिन कुछ ऐसे मतलब बुक्स भी थे, जैसे सपोज करो कि मनु स्मृति, तो इसमें क्लियरली वीमेन के बारे में डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है। अब यही कंडीशन वैदिक पीरियड के बाद उनका कंडीशन अच्छा नहीं रहा। वो क्या हुआ कि वो ख़त्म होते रहा। इवन आप देखोगे सीता जो हमारी माँ है, सीता माँ को भी अपने आप को परीक्षा देना पड़ा, अग्नि में परीक्षा देना पड़ा कि तुम प्योर हो कि नहीं, ठीक है। तो वैदिक के बाद कंडीशन अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्टेटस ऑफ सुपीरियरिटी टू मेल, मतलब मेल लोग क्या करने लगे कि हम ज़्यादा सुपीरियर है आपसे, और उन लोगों ने क्या किया कि कंट्रोल करने लगा हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे सोशल इवल्स आ गए, जैसे सती सिस्टम आ गया, देवदासी आ गया, चाइल्ड मैरिज आ गया, पर्दा सिस्टम आ गया। तो ये सब कंडीशंस, ये सब मिडाइवल और एंशियंट के इन तक होना स्टार्ट हो गया। और अब अगर आप देखोगे मिडाइवल हिस्ट्री में, तो इनके कंडीशंस और ख़राब हो गई वीमेन का, समझ रहे हो। लेकिन क्या हुआ कि मॉडर्न टाइम में 19वीं सेंचुरी के आसपास में, 19वीं शताब्दी के आसपास में कुछ ऐसा ही घटनाएं घटी जो चेंज कर दिया जो कंडीशंस था उसको। रेनेसा हो गया। कहाँ पर इसका रेनेसा का उदय हुआ? वेस्टर्न कल्चर में। ठीक है। गलत सही के बीच में डिफरेंसेस आने लगे। उस समय इंडियन सोसाइटी को डिटॉक्सिफाई किया गया। जो गंध बचा हुआ था हमारे सोसाइटी में वुमेन के खिलाफ, उसको ख़त्म किया गया। बहुत सारे आप नाम सुने होंगे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केसी सेन, केशव चंद्र सेन, ज्योतिराव फूले, सावित्री फूले, ठीक है ना। और भी सारे नाम हैं, जैसे विवेकानंद हो गए। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत था इंडियन सोसाइटी को डिटॉक्सिफाई करने में। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। सती का बैनिंग, सती जो सिस्टम जो चल रहा था, जो सबसे घटिया जो सिस्टम था मेरे हिसाब से, उसको बैन किया गया, ख़त्म किया गया। विडो रीमैरिज, जो विधवा जो औरत थी उनको मैरिज के लिए फिर से अलाउ किया गया। चाइल्ड मैरिज बहुत ही गंदा तरीके से चल रहा था, उसका एज बढ़ाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट बढ़ाया गया। तो ये सब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि इन लोगों के कारण वीमेन को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिला, ठीक है। नहीं तो इसके पहले जो कंडीशंस था, इवन मनु स्मृति भी सपोर्ट कर रहा है वीमेन डिस्क्रिमिनेशन को, तो आप क्या कर सकते हो। सीता जैसी प्योर सोल जो है, प्योर आत्मा है, वो नहीं बच पाई, तो आप हम क्या हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी आए। गांधी जी का जो कोटेशन हम लोग शुरू में देखे थे, उन्होंने क्या किया, वीमेन को मेन स्ट्रीम पर लाया, ठीक है ना। बहुत सारे वीमेन का एग्जांपल दे सकते हैं, सरोजिनी नायडू हो गया, उषा मेहता हो गया, बहुत सारे ऐसे वीमेन हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए और बताया कि भाई हम भी तुमसे कम नहीं हैं। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस हुआ 1927 में, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया 1929 में। इन दोनों ने इक्वल पॉलिटिकल राइट फॉर वीमेन की बात किया गया है, ठीक है। लेकिन हमको थैंक्स देना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, जो हमारा संविधान बना। बाबा साहेब तो काफ़ी रोल प्ले किए थे, लेकिन उनके अलावा हम लोग सारे फ्रीडम स्ट्रगल को थैंक्सफुल होना चाहिए कि जहाँ संविधान बना उस समय क्या हुआ कि उसमें वुमेन को लिबरेट कर दिया गया। मतलब इक्वल राइट इन एवरी स्पेयर, इकोनॉमिक ले लो, पॉलिटिकल ले लो, सोशल ले लो, हर जगह वुमेन को मेन के अकॉर्डिंग इक्वल राइट मिलेगा। आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो उसमें पता लग गया होगा। लेकिन इसका अब देखो, अब प्रोवाइड तो अब बुक में, अब संविधान में लिख दे रहे हो, बुक में लिख दे रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग इसका कैसे करोगे। अब देखो एग्जांपल ले लो, अभी क्या है, अभी दहेज प्रथा एक क्राइम है, डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम है। लेकिन क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम है, लेकिन अभी भी आप दे रहे हो ना। बिहार में हो तो अपने बहन का शादी कर रहे हो तो दहेज दे रहे हो ना। तो वही इम्प्लीमेंटिंग है ना, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी मानने को तैयार ही नहीं है। आप खुद नहीं मानोगे ना, खुद बीपीएससी में सिलेक्शन लेके मन में बना रहे हो कि हम मेरे पापा ने इतने लाख रुपए खर्च किया तो हम दहेज में इतना लेंगे।
और फिर अब किताब ऐसे लिखने आओगे तो अपना ज्ञान फैलाना स्टार्ट कर जाओगे, समाज सुधार समाज सुधार। तो हमें क्या है, हमको खुद को चेंज करना है ना। जब हम खुद चेंज नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, तो हिंदू कोड भी लाया था उस समय, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी राइट आया था वुमेन को, कि वुमेन को भी प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, अपने जो बाप का है, अपने पापा का प्रॉपर्टी है वो मिलना चाहिए। लेकिन इस सबको है ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही दिक्कत हुआ, क्योंकि सोसाइटी इसके लिए रेडी नहीं थी। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कैसे रेडी होगी। अब करंट एग्जाम्पल देखो, सबरीमाला केस, बताओ वीमेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देवी बोल रहे हैं, ठीक है ना। वही देवी को आप बोल रहे हो कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड्स है, तो आप सब टेम्पल में घुस नहीं सकते। हालांकि कोर्ट का जजमेंट फेवर में है, लेकिन सोसाइटी का मान्यता यही है ना, तब क्या करोगे। तो हमें ही चेंज करना पड़ेगा ना। जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा। 1960-70 में क्या हुआ कि चिपको आंदोलन हुआ, सेवा का गठन हुआ। मतलब सेवा क्या है कि यूनियन टाइप का है, जो औरतें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, उसका एक ग्रुप है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो चिपको मूवमेंट में भी औरत का रोल बहुत ज़्यादा था, सेवा में भी था। तो इस समय क्या हुआ कि औरत का जो पार्टिसिपेशन है ना वो इंक्रीज होने लगा डे बाई डे इंडिपेंडेंस के बाद। अभी भी देखोगे तो अभी हमारे कितना लगभग 76 के आसपास MP है लोकसभा में, ठीक है। अब देखो, अब एक कैंपेन चला, एंटी लिकर कैंपेन। आपको पता होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही गंदा तरीके से चलता है, ठीक है। ये आपको लिखना है, एक केस स्टडी बताऊंगा जो आपको कोट करना है बिहार ऐसे में। कोई केस स्टडी और लाइव एग्जाम्पल्स ये सब बहुत जरूरी होता है, जो आपके आंसर्स को अलग बनाता है, ठीक है। तो एंटी लिकर कैंपेन देखो, एंटी लिकर कैंपेन में क्या हुआ कि जेंडर वायलेंस बहुत होता था। मतलब दारू पी गया अपने घर में बहुत को मारो, सबको, अपने औरत को। तो इसके लिए एंटी लिकर कैंपेन चला, शराबबंदी के लिए आंदोलन। और सबसे पहला स्टेट कौन था, आंध्र प्रदेश। अब हाल में ही बिहार इसको बंद किया 2016 में। बिहार का एग्जांपल देते हैं। अभी 2019 के आसपास अभी लोकसभा का इलेक्शन, लोकसभा बोल रहा हूँ, बिहार स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था। उसमें जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है मेल से ज़्यादा था। ऑल वीमेन जो थी वो क्या थी, किंग मेकर थी, किंग मेकर। वो डिसाइड करेगी नीतीश कुमार क्यों अभी CM बन गया, क्योंकि उनका सपोर्ट है वीमेन को। वीमेन जो है ना, औरतें जो है ना बहुत सपोर्ट करती है। क्यों, क्योंकि जो नीतीश कुमार ने औरत के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो किया है ना, अभी तक कोई कर नहीं पाया है, ठीक है। क्यों, शराबबंदी के कारण क्या हुआ कि औरतों ने सेविंग्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट होना स्टार्ट हो गई। खासकर शराबबंदी के अलावा 50% जो रिजर्वेशन दिया पंचायती राज में। तो अब देखे होंगे बहुत जगह मुखिया वुमेन है, हालांकि कुछ जगह पति पंचायत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। 35% रिजर्वेशन दे दिया वुमेन को। तो अब देखोगे बिहार एक इकलौता स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वुमेन जनसंख्या है पुलिस में। तो ये सब क्या है, एम्पावरमेंट है। ऐसे सब जब एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि एक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कोटेशन कि इफ़ यू टीच अ मैन यू टीच अ मैन, यू टीच अ वुमन यू टीच अ जनरेशन। तो अगर आप घर के औरतों को एम्पावर कर रहे हो तो आप सिर्फ घर के एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हो, उनके पूरे जनरेशन को एम्पावरमेंट कर रहे हो। दहेज प्रथा अभी भी बहुत बड़ी समस्या है और उसका 2 कारण है कि हम दहेज प्रथा में अभी ख़त्म ना होने का 2 कारण है। कि यही कारण है कि जो लड़की का शादी होकर जाता है तो लड़के के घर जाता है, क्यों नहीं लड़का लड़के के घर जाता है। और सेकंड क्या है कि जो लॉ है वो सिर्फ पेपर पर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो दिस आर द रीज़न। जेंडर वायलेंस देखो अभी भी चल रहा है, निर्भया केस, अभी जो वीडियो क्लिप में देखे होंगे वो केस देखो, रेप हो रहा है, मैरिटल रेप ऑलरेडी है। मैरिटल रेप मतलब क्या होता है कि शादीशुदा है, आप अपने पत्नी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं उनके परमिशन के बिना, अगर करते हैं तो आप उनका रेप कर रहे हैं। ये सब भी अभी चल रहा है। तो ये सब क्या है, इस सब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं और हम वुमेन को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, इवन एक्ट आने के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने के बाद भी ये सब प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है। तो इस सबको हमें समझना चाहिए। LPG जो रिफॉर्म हुआ था 1991 में, हमारा जो इकोनॉमी का रिफॉर्म हुआ था, वो कहीं ना कहीं वीमेन को है ना बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया वर्क के लिए। जब ग्लोबलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस हुआ तो वीमेन काफ़ी आज़ाद हुई, लेकिन उसके भी कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जैसे डाइवोर्स हो गया, वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। हालांकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत है, जैसे खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके कारण केस स्टडी में भी देखा गया कि हरियाणा का जो दहेज सेक्स रेशियो है ना वो इंक्रीज हो गया। इसका हरियाणा छोड़ो, उसके अलावा इंडिया का भी हुआ। उसका एग्जांपल ले लो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भी 5वां रिपोर्ट आया है उसमें ऑलरेडी ये मेंशन है।
ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अब बच्चे इसमें हॉस्पिटल में पैदल लेते हैं। जीविका इन बिहार, जीविका का रोल जो है, जीविका का जो रोल है बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, समझ रहे हो। 10.5 लाख के आसपास जो वीमेन हैं दे आर एसोसिएटेड विद जीविका। फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है। रोल ऑफ एनजीओ भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन उसके नेगेटिव साइड भी हैं। नेगेटिव साइड मतलब क्या है? नेगेटिव साइड क्या है मतलब हर जगह वीमेन को इक्वल पोजीशन नहीं दे रहा है मैन। ये हमारी सोसाइटी, हमारे सोच में है। अब बताओ, इंडिया में प्रधानमंत्री औरत एक ही बनी है, वो भी इंदिरा गांधी, ठीक है ना। वो भी इसलिए बन गई कि वो जवाहरलाल नेहरू के क्या थी, बेटी थी, इसलिए बन गई, नहीं तो वो भी नहीं बनती। तो क्यों भाई पीएम हमेशा मेल क्यों बनेगा, फीमेल क्यों नहीं बनेगा? अभी 33% रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, उनको देना चाहिए, वो भी अटका हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द रीज़न। इसके लिए क्या है ना कि इसके लिए हमें जागरूक होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ अर्बन वुमेन को फोकस नहीं करना चाहिए, विलेज एज वेल एज ट्राइबल वुमेन को फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ हमें जागरूक, सरकार का इनिशिएटिव तो है ही, साथ साथ हमारी भी इनिशिएटिव होना चाहिए, सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, तो तक सरकार कितना भी कदम उठा ले, हम सक्सेस नहीं पा सकते। तो आई होप यहाँ तक ठीक लगा होगा। ये ओवरऑल क्या हुआ कि वीमेन पर एक ऐसे मॉडल जो मैंने बताया है उसके बारे में बताया। अगर इन फ्यूचर्स अगर अच्छा लगा होगा तो फिर हम अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।